तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था, महसो सूत्र देखा था। इसके पहले प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, दो वर्णों की सहायता से पूरे वर्ण हम कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें आपको सिखाई गई थी। इसके पहले सिखाया गया था ना जी। प्रत्याहार कैसे बनाते हैं और महसो सूत्र कैसे बोलते हैं, ये सारी चीजें आपकी हो गई थी। उसके बाद आता है प्रयत्न विचार। क्या आता है, प्रयत्न विचार। सबसे पहले इसमें आप लोगों को यूज होगा वागेंद्रिया या भाषणेन्द्रिया। ठीक है, ये दोनों चीज क्या होगा, यूज होगा। तो मैं अगर डायरेक्ट यूज करता इसको तो आप लोग उसको नहीं समझ पाते। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वागेंद्रिया क्या होता है, वागेंद्रियां क्या होती हैं, किसे हम वागेंद्रियां कहते हैं, किन किन चीजों से मिलकर के वागेंद्रियां बनती हैं। ठीक है ना, कौन कौन ऐसी चीजें हैं हमारे शरीर के अंदर जिसे हम वागेंद्रियां कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए श्वसन तंत्र में नासिका विवर, श्वसन तंत्र में नासिका विवर जो होता है, नाक जो होता है, नाक और इससे संबंधित नली जो भी होता है उसे हम नासिका विवर कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिका विवर कहते हैं। और स्वर यंत्र, क्या बाबू, स्वर यंत्र, जिससे स्वर का उच्चारण हो, कंठ वगैरह ये सारी चीजें। स्वर के उच्चारण में आप जो बाहरी वाली चीजें हैं इसका मतलब यूज बहुत कम होता है। कंठ से ज्यादा स्वर का क्या होता है, उसका जो है उच्चारण होता है ना। फेफड़े, अब बताओ फेफड़े बोलने के लिए सहायक है कि नहीं सहायक है, पूरा सहायक है। फेफड़ों से ना हवा प्राणवायु निकलती है। जैसे हम जल्दी जल्दी बोल देंगे तो क्या हार जाएंगे, फेफड़ा जल्दी जल्दी पंपिंग करने लगेगा, है कि नहीं है। तो कोई फेफड़ा, इसके पहले हम बोले थे कि लिखो कि कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो बोलने में सहायक है, तो फेफड़ा कोई लिख भी नहीं किया। फेफड़ा ही तो जड़ है भाई, वायु टकराएगी तो आवाज होगा, अब वायु कहाँ से आएगी, फेफड़े से आएगी, है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए श्वसन तंत्र में नासिका विवर, स्वर यंत्र और फेफड़े भाषण के काम में आते हैं, यानी बोलने के काम में आते हैं। ठीक है, आते हैं। तथा पाचन तंत्र में मुख विवर, मुख जो है पाचन का भी काम करता है कि नहीं। जैसे खाना हम खाते हैं तो चबा चबा के खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो पाचन में भी मुख हमारी सहायता करता है। ग्रसनिका, ये जो ग्रास नली जो है जिससे खाना होकर के जाता है पेट में, उसको हम ग्रसनिका बोलते हैं। ठीक है ना। गलविल, क्या होता है, गलविल, गले का छेद। क्या, गले का छेद जो ऐसे यहाँ होता है, गले का छेद, उसे हम कौन सी कहते हैं, गलविल बोलते हैं, या गले का छेद बोल लीजिए उसको। इस प्रकार इन दोनों तंत्रों के कुछ अवयव भाषा की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, उसे हम वागेंद्रिय या भाषणेन्द्रिय नाम से पुकारा जाता है। ठीक है ना। श्वसन तंत्र, ठीक है ना, श्वसन तंत्र, मुख विवर, ठीक है। उसके बाद एक ग्रसनलिका, ये सारी चीजें जो होती हैं मुख विवर में, ग्रसनलिका, गालविल, ये सारी चीजें जो होती हैं क्या करती हैं, भाषण में क्या करती हैं, सहायता करती है। भाषण में क्या करती हैं, तो बोल सकते हैं श्वसन तंत्र में नासिका विवर, स्वर यंत्र, फेफड़े भाषण के काम में आते हैं, तथा पाचन तंत्र में मुख विवर, ग्रसनिका, गलविल। इस प्रकार इन दोनों तंत्रों के कुछ अवयव भाषा की उत्पत्ति में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, उन्हें वागेंद्रिय या भाषणेन्द्रिय नाम से पुकारा जाता है। अब तो क्लियर हुआ ना कि वागेंद्रिय क्या होते हैं, थोड़ा बहुत तो अनुभव आपको हो ही गया होगा। अब जब भी कोई वागेंद्रिय बोलेगा आप समझ जाइएगा कि मामला कहाँ का है, यह क्या बोला जा रहा है कि नहीं है, बुझा गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके सहायक टर्म का भली भांति जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। किसी भी टर्म, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उस कार्य को करने में जो जो चीज़ों की जरूरत होती है, यंत्रों की जरूरत होती है, वह चाहिए कि नहीं चाहिए होता। जैसे हमको घर बनाना है, मिस्त्री को घर बनाना है तो क्या चाहिए, बांसुला चाहिए, वो क्या बोला जाता है, वो जो होता है करनी की, साहुल की जरूरत होती है, इसके बिना घर का निर्माण नहीं हो सकता। उसी तरह कोई भी टर्म शुरू करने से पहले जो जो टर्म उसमें यूज हुए हैं उसका भली भांति अगर हमको जानकारी नहीं होगा तो हम बढ़िया से उस चीज को नहीं समझ सकते हैं। तो हम इसमें वागेंद्रिय यूज करने वाले हैं। जब वागेंद्रिय ही आप नहीं जानते तो क्या समझते आप। अब समझेंगे हम लोग कि होता क्या है। मैंने बताया कि आज बात करने वाले हैं हम लोग प्रयत्न विचार के बारे में। प्रयत्न विचार दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य।
अभ्यंतर मतलब जो अंदर हो, जो अंदर जितनी सारी चीजें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अभ्यंतर बोलते हैं। और जितनी सारी चीजें बाहर होती हैं उसे हम बाह्य बोलते हैं, है कि नहीं है? बाह्य माने बाहर, अभ्यंतर मतलब अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में बात करें हम, तो ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वागेंद्रिय आया ना, वागेंद्रिय पहले समझाया ना मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वागेंद्रिय जो प्रयत्न किया जाता है, वागेंद्रियों के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है जी। मैं कुछ बोल रहा हूं तो ये ध्वनि है, क्या है? ध्वनि है। और इसका उद्भव जो होता है इसके आने से पहले वागेंद्रियों के द्वारा प्रयत्न किया जाता है। मेरा फेफड़ा है ना, फेफड़ा अगर पचकेगा नहीं तो हवा निकलेगा नहीं, और हवा निकलेगा नहीं तो मैं ध्वनि का उच्चारण नहीं कर सकता हूं। तो ध्वनि आने के पहले वागेंद्रियां क्या करती हैं? कार्य करती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? वागेंद्रियां कार्य करती हैं ध्वनि आने से पहले, ठीक है। तो ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वागेंद्रियां जो प्रयत्न, वागेंद्रियों के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उसे हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। हारमोनियम देखो, हारमोनियम बजता है, उसमें बैटरी लगता है। वो हारमोनियम उस समय बना था जब बैटरी का आविष्कार, बताओ। अब तो बैटरी लगाइए बजाइए, मत बुझा रहा। तो उस समय जो भी आविष्कार हुए होंगे उसमें बैटरी का कोनो ज्यादा प्रयोग, उस समय घड़ी भी कुछ ऐसे बना दिया जाता था जिसमें बैटरी का प्रयोग नहीं होता था। बताइए, उस समय कुछ ऐसे किया जाता था जो आज के लिए भी क्या है? देखने योग्य है, सीखने योग्य है। वायुयान बना दिया गया था उस समय जिसमें इंजन नहीं था। ऐसे भी बहुत प्रयत्न किया गया था, ठीक है, जो अभी भी समझने में, देखने में बहुत रोचक लगते हैं। चलिए, यहाँ पे अभ्यंतर प्रयत्न तो समझ गए आप। ध्वनि उच्चारण होने से पहले हमारी वागेंद्रियां जो प्रयत्न करती हैं उसे हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू? इस बोर्ड में यहाँ तक तो मैंने केवल 2 ही लिख रखे हैं। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे 3, 4 और 5। चलिए पहला समझते हैं। यह होता है सस्पृष्ट। क्या होता है? अस्पृष्ट बोलो चाहे सस्पृष्ट बोलो, अस्पृष्ट ही बोलो, शुद्ध होगा। क्या बोलोगे? अस्पृष्ट। सभी स्वर वर्णों क से लेके म तक, क से लेके म तक का स्पष्ट प्रयत्न होता है। क्या होता है? स्पष्ट प्रयत्न होता है। उनके उच्चारण के साथ वागेंद्रिय के उच्चारण स्थान का क्या होता है? स्पर्श होता है। क से लेके म तक जो वर्ण है बाबू, इनके उच्चारण में जो है वागेंद्रियों का क्या होता है? स्पर्श होता है। वागेंद्रियों का क्या होता है? स्पर्श होता है, ठीक है। इसलिए हम सस्पृष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्पृष्ट माने छूने वाला, छूता हुआ, सस्पृष्ट, ठीक है। तो सस्पृष्ट होता है। सभी वर्णों क से लेके म तक का सस्पृष्ट प्रयत्न होता है उनके उच्चारण के साथ वागेंद्रियां, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे आया ना? वागेंद्रियों के उच्चारण स्थान का क्या होता है? स्पर्श होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है अंतस्थ। क्या होता है? अंतस्थ। अंतस्थ वर्णों, वर्षों हो गया, अंतस्थ वर्णों इस अस्पृष्ट होता है। इसके उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्यवर्गीय होने के कारण, यहाँ पे बच्चे जो आप देख रहे हो य, र, ल और व, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी की सभी अंतस्थ होती हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की तरह का होता है, इसलिए इन्हें हम अंतस्थ भी बोलते हैं। कौन कौन है? य, र, ल और व। क्या है बाबू? य, र, ल और व, ठीक है ना। इनको अंतस्थ बोलते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच जैसा होता है। क्लियर है ना? तो इनको हम बोलते हैं अंतस्थ वर्णों के ईसत, ठीक है। अस्पृष्ट होता है, इसे उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्यवर्गीय होने के कारण, ठीक है, इन्हें अंतस्थ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा भी मैंने लिख रखा है। वीडियो में बोला कि मैंने दूसरा तक लिखा है, लेकिन तीसरा भी है यहाँ। तीसरा है विपरीत। क्या होता है? विपरीत।
सभी स्वर वर्णों का विपरीत प्रयत्न होता है, इसमें वागेंद्रियां खुली रहती हैं। इसमें वागेंद्रियां क्या होती हैं? खुली रहती हैं। जो विपरीत प्रयत्न होता है इसमें वागेंद्रियां क्या होती हैं बाबू? खुली रहती हैं। इसमें वागेंद्रियां, जो भी हमारी वागेंद्रियां हैं, कंठ हो गया, फेफड़ा हो गया, मुख हो गया, इसमें क्या होता है? खुला रहता है। ठीक है, दूसरा तीसरा हो गया यहाँ पे, चौथा और पांचवा देखते हैं अभी। तो हम लोगों ने इसके पहले देखा अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है, तो उसमें से उसका 3 ठो उच्चारण हम लोगों ने क्या कर लिया है? देख लिया है। 3 ठो उसके जो भेद होते हैं उसको देख लिया। चौथा और पांचवा देखते हैं और बाह्य प्रयत्न के भी बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ईसत विपरीत उष्ण वर्णों का, जैसे स, और ह, ईसत विपरीत होता है। क्या होता है? ईसत विपरीत। विपरीत का अर्थ होता है वागेंद्रियों का खुलना। क्या होता है? वागेंद्रियों का खुलना। तो यहाँ इसमें जो है वागेंद्रियां जो होती हैं, वागेंद्रियां, ठीक है, वागेंद्रियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? खुली रहती हैं। क्या रहती हैं? खुली रहती हैं। ठीक है, संवृत ह्रस्व आकार का क्या होता है? संवृत प्रयत्न होता है। ह्रस्व आकार जितने भी छोटे आकार के वर्ण होते हैं सबका क्या होता है? संवृत प्रयत्न होता है। जैसे ई, उसके बाद ई, ठीक है, 2 ई होता है, एगो छोटका ई, एगो बड़का ई। जैसे पानी में छोटका ई लगा है कि बड़का ई लगा? बड़का ई लगे, क्योंकि पानी थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, दिन में 2 दिन होता है, एगो हर्षई वाला है, एगो दीर्घई वाला। दोनों का अर्थ बदल जाएगा। एगो दिन का अर्थ होता है गरीब, एगो दिन का अर्थ होता है रात दिन वाला, है ना। वर्णों के प्रयोग से आपके अर्थ भी क्या हो जाते हैं? कभी कभी बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके अभ्यंतर प्रयत्न के जो भी प्रकार के भेद थे वो हो गए। ठीक है, यहाँ हम लोग बात करेंगे बाह्य प्रयत्न के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बाह्य प्रयत्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बाह्य प्रयत्न क्या होता है? बाह्य माने होता है बाहर। क्या होता है बाबू? बाहर। तो बाहर जो भी प्रयत्न होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य प्रयत्न। ठीक है, गर्मी का मौसम है, आप क्लास 5 बजे आए, चाहे 6 बजे आए या 7 या 8 बजे, जब भी आए, कुछ खा के और पानी पी के आए। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि यह मौसम कुछ अलग डिजाइन का मौसम है, कब किसको क्या हो जाएगा कोनो पता नहीं। पेट में जो है दर्द, गैस वगैरह ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो पेट को कभी खाली न रहने दे, पानी जरूर पी ले। कुछ नहीं है घर में तो 1 लोटा पानी एकदम बढ़िया से जरूर पी ले। ठीक है, चेहरे पर मुस्कान रहेगी, बाकी सारा चीज सही रहेगा, नींद नहीं आएगी। ठीक है, उच्चारण के अंत के प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। उच्चारण के अंत, अंतिम रूप जब दिया जाता है, जैसे मूर्ति का अंतिम रूप कब होता है? मूर्ति बना के सारा चीज करके जब उसका आंख बनाया जाता है वगैरह, ये सारी ओठ बनाई जाती है, तो ये सब मूर्ति का क्या होता है? अंतिम रूप होता है। वो देखने लगा मूर्ति पीछे घूम गया। ठीक है, यहाँ देखो बकलोलवा, इसके 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? बकलोले हैं, ध्यान दीजिए। इसके 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? किसके 8 भेद होते हैं? बाह्य प्रयत्न के। कितने भेद होते हैं बाबू? बताइए तो थोड़ा। एक मिनट मेरे साथ बोलिए। उसके बाद अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, नाद, श्वास और संवाद। यह बाह्य प्रयत्न के 8 भेद हैं। ठीक है, एक एक भेद को हम लोग देखेंगे। तो पहला इसका वह है विवार, श्वास और अघोष। यह तीनों जो होते हैं यह एक ही वर्णों के लिए आते हैं। चलिए देखते हैं वर्णों का प्रथम वर्ण। कोई भी वर्ण हो वर्गों का होना चाहिए, शायद यहाँ पे कवर्ग चवर्ग नहीं होता है, तो वर्गों का प्रथम द्वितीय, ठीक है ना, प्रथम द्वितीय वर्ण जो होते हैं अर्थात क, ख, च, छ, ट, ठ, ठीक है, त, थ, प, फ, स, और स, ठीक है ना, स, और स, ठीक है, ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं बाबू? अघोष होते हैं। वर्गों का प्रथम तो आता है द्वितीय वर्ण, उसके बाद स, और स ये अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में केवल श्वास का योग होता है। इनके उच्चारण में केवल श्वास का योग होता है। किसका योग होता है? श्वास का योग होता है।
श्वास का योग होता है, इसलिए इनकी श्वास संज्ञा होती है। इसलिए इनकी कौन संज्ञा होती है? श्वास। बोल रहे हैं ना। देखिए श्वास क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें श्वास का क्या होता है? योग होता है। श्वास का क्या होता है बाबू? योग होता है, इसलिए इनको श्वास भी बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इनके उच्चारण के समय में कंठ खुला रहता है। इनके उच्चारण के समय में कंठ, देखिए व्याकरण कैसे कितना बेहतरीन चीज बताया। सब सर्च हुआ होगा ना कि क्या बोलने में क्या हो रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके उच्चारण के समय कंठ खुला रहता है। कौन लिखा होगा ये बात? रिसर्चर, रिसर्च किया होगा वही ना लिखा होगा। तो व्याकरण रिसर्च करके लिखी गई है। यह भी कोई विज्ञान से कम नहीं है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे व्याकरण का हो, चाहे कोई भी चीज हो, क्या होता है? वो विज्ञान होता है। यह भी भाषा विज्ञान है। इसको क्या बोलेंगे? भाषा विज्ञान। अगर किसी ने लिखा कि इसके उच्चारण के समय कंठ खुला रहता है तो बोल के देखा होगा, रिसर्च किया होगा, बोलवाया होगा, तभी ना वो लिखा है खुला रहता है। इसे इसलिए इसे विवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विवार भी कहते हैं। वर्णों का प्रथम अक्षर जो प्रथम और द्वितीय अक्षर जैसे क ख च छ ट थ त थ प फ स स और स, ये आघोष होता है। केवल इनमें जो है श्वास का योग होता है, इसलिए इनको श्वास भी हम कहते हैं। ठीक है। चूंकि इनके उच्चारण में कंठ खुला रहता है, इसलिए इसे हम विवार भी कहते हैं। इसलिए इसे हम विवार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या बच गया है? अब और जो चीजें बच गई हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। रुको ना। तो हम देखते हैं, अब देखेंगे हम संवार, नाद और घोष। संवार, नाद और घोष। इसके पहले हम लोगों ने अघोष देखा था। अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों का प्रथम तथा द्वितीय। वर्गों का प्रथम तथा द्वितीय जैसे क, ख, च, छ और स, और स, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी अघोष कहलाते हैं। उनके अलावा जितने भी व्यंजन हैं और जितने भी स्वर हैं वह सभी के सभी क्या कहलाते हैं बाबू? घोष कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखो, शेष व्यंजन और सभी स्वर घोष कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? घोष कहे जाते हैं। इनके उच्चारण में नाद का योग होता है। क्या होता है? नाद। जो यहाँ से आवाज निकलती है एकदम अंदर से, साफ ढोड़ी के पास से जो आवाज निकलती है उसको हम नाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभि से नाद निकलता है। कहाँ से? नाभि से। जैसे ओम बोलते हैं तो ओम का नाद होता है। ओम का क्या होता है? नाद होता है। ये पूरी ब्रह्मांड जो घूम रही है ना, पूरी ब्रह्मांड जो एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के कारण घूम रही है, जब उसका ध्वनि जब निकाला गया तो ओम के नाद से वो क्या था? मिलजुल रहा था। ठीक है। जब ध्वनि देखिएगा कि ब्रह्मांड जब कोई भी चीज जाता है तो आवाज देता है कि नहीं जाता है? तो ब्रह्मांड भी एक दूसरे के चारों तरफ क्या करती है? घूमती है। तो उसका जब नाद देखा गया तो ओम के नाद से ओम के फ्रीक्वेंसी से क्या होती थी? मिलती थी। है कि नहीं है? आगे बढ़िए। अल्प प्राण और महाप्राण। क्या? अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बात कर। अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास, क्या बाबू? कम श्वास या प्राण वायु लगे, कम श्वास या कम प्राण वायु लगे, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। जाके वहां पे नीम के पास खड़े रहने। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। यहाँ पे इसे छूट गया है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। जिसमें बोलने में कम श्वास लगे या कम प्राण वायु लगे उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए यहाँ पे आगे बढ़िए। जिनके उच्चारण में अधिक प्राण वायु लगे, जिनके उच्चारण में अधिक प्राण वायु लगे या अधिक प्राण वायु का प्रयोग जिनका किया जाता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साधारणतः जिन व्यंजनों की हकार की ध्वनि सुनाई दे, लास्ट में क्या है? ह। क्या है बाबू? ह। ठीक है ना। जैसे ख, जब ख बोलिएगा तो लास्ट में थोड़ा सा ह आता है, थोड़ा सा ह आता है। तो जो महाप्राण होते हैं ना उनको बोलने में जब लास्ट में जाएगा तो थोड़ा सा हकार आता है। क्या आता है? हकार। क में नहीं आएगा लेकिन ख में आएगा थोड़ा सा। ठीक है ना। हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बाबू? महाप्राण। क्या कहते हैं? महाप्राण। देखिए अंतस्थ जो होता है जैसे य, र, ल और व को क्या बोलते हैं बाबू? अंतस्थ बोलते हैं। और ये सभी के सभी क्या है? अल्प प्राण। इनमें कम श्वास का वायु लगेगा, कम श्वास लगेगी इसमें।
ठीक है ना। उष्ण वर्ण जैसे स और ह, ये जो है इनको बोलने में ज्यादा श्वास की आवश्यकता होती है, ज्यादा श्वास की आवश्यकता होती है। और उष्ण वर्ण जो होते हैं उनको हम महाप्राण कहलाते हैं, उनको हम महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण वर्ण क्या हो जाएंगे? स और ह, जिसको बोलने में मुंह से गर्म वायु निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? उष्ण वर्ण कहते हैं। और वे महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बच्चों, वर्गों का द्वितीय चतुर्थ वर्ण जो होता है वह महाप्राण होता है। वर्गों का द्वितीय और क्या चतुर्थ वर्ण जो होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है। रोमन लिपि इंग्लिश स्क्रिप्ट में इसके लिए एच जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? एच जोड़ना पड़ता है। जैसे ख के लिए क्या? के। अभी आप लोगों ने जब इंग्लिश सीखा होगा तो उस समय आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठा होगा, नहीं आया होगा, नहीं प्रकाशित हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए संस्कृत ग्रामर आपको इस प्रश्न को लाता है कि आखिर एच क्यों लिखते हैं। इसमें हकार आता है। क्या आता है? हकार आता है, यानी ह की थोड़ी सी ध्वनि सुनने को मिलती है। के का हो जाता है केच, घ का हो जाता है जी एच, च का होता है सी डबल एच और घ का होता है डी एच। यहाँ पे अब क्लियर हुआ ना कि ख के लिए के एच क्यों लिखते हैं? क्योंकि वह होता है महाप्राण और महाप्राण में ह का उच्चारण आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए यहाँ पे देखते हैं हम संयुक्त व्यंजन। आप लोगों ने छ, त्र और ज्ञ देखा होगा, और भी सारी चीजें और भी संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ये प्रमुख है। देखिए, जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर न रहे, दो व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर न रहे, दो व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर, कल बीएड क्लास करने गए थे, ठीक है ना। तो वहां पे एक ऐसा वर्ड आया इंग्लिश में जिसमें दो कॉन्सोनेंट एक साथ था, तो उसका उच्चारण में जब दिक्कत हो रही थी तो मैंने खड़ा होकर एकदम बोल्डली आवाज में बोला कि व्हेन टू कॉन्सोनेंट आर प्रेजेंट इन एनी वर्ड्स वन कॉन्सोनेंट इज ऑलरेडी साइलेंट। मतलब जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ रहता है तो उसमें एक कॉन्सोनेंट को क्या साइलेंट करना पड़ता है। ये कहां से आया? तुम लोगों को मैंने सिखाया और कई बार सिखाते रहते। जितनी सारी चीजें यहाँ पे होती है ना उसी का रीमेक होता है वहां पे। बात बुझा रहा है? वहां पे सब चीजों का, तुम्हारे जितने भी चीजें मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ सब चीजें वहां आती हैं। बात बुझा रहा है? मैं इस वीडियो के बनाने के बाद बताता हूँ कि कल क्या क्या पढ़ाई हुई थी। ठीक है। व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर्ण वर्ण रहे न रहे तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जब दो वर्णों को जोड़ रहे हैं, बीच में कोई स्वर नहीं है, तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे आपने छ देखा होगा। क्या देखा होगा? छ जो है क, स, ये दोनों व्यंजन वर्णों के मिलने से बना है। अ बाद में आता है, बीच में क्योंकि अ क्या है? स्वर है, बीच में आ जाता तो संयुक्त व्यंजन की परिभाषा में नहीं आता। इसलिए छ व्यंजन क, स और अ से मिला है, त, र और अ से मिल करके क्या बना है? तर। इसके बीच में व्यंजन है? नहीं है। इसके बीच में व्यंजन है? भले स्वर है? नहीं है। इसमें भी स्वर नहीं है और इसमें भी स्वर नहीं है। इसलिए छ, त्र और अज्ञा जो है बच्चों यह संयुक्त स्वर होंगे, संयुक्त व्यंजन होंगे, संयुक्त व्यंजन होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित अंतः प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न भी देखा हम लोगों ने। उसके बाद बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं इसको भी हम लोगों ने बहुत बढ़िया से देखा। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद वो सारी चीजें आप समझ लेंगे बहुत बढ़िया से और आगे उसके बारे में आप किसी को समझाएंगे भी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। नेक्स्ट मंगलवार को पुनः हम संस्कृत लेकर के दूसरे एपिसोड में उपस्थित होंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।